नमस्कार। मन की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है ये माँ अब कमज़ोर नहीं। सुबह के 8 बज चुके थे। जानकी जी अपने कमरे से उठ 3 बार बंद रसोई को देख चुकी थी। आखिरकार घड़ी में जब 9 बज गए और जानकी जी से रहा नहीं गया तो उन्होंने हिम्मत करके बेटे के कमरे का दरवाजे को खटखटाया। 2-3 बार दरवाजा खटखटाने के बाद काजल की जगह नितिन ने आकर दरवाजा खोला और तमतमाते हुए बोला, क्या है माँ, सुबह सुबह परेशान कर रही हो? बेटा, मुझे गर्म पानी चाहिए था और चाय पीने का भी मन कर रहा था, लेकिन रसोई में ताला लगा हुआ है। तुम रसोई का दरवाजा खोल दो ताकि मैं गर्म पानी कर सकूं और चाय बना सकूं। दरअसल जानकी जी की आदत थी कि सुबह उठने के बाद उन्हें गर्म पानी चाहिए होता था। इसलिए सुबह से 2 बार उठकर कमरे के बाहर निकलकर वह आकर देख चुकी थी, लेकिन अभी तक बहू काजल और बेटा नितिन उठे तक नहीं थे। जब तक उन लोगों में से कोई एक उठेगा नहीं, तब तक उन्हें गर्म पानी मिलेगा नहीं। बात ये नहीं थी कि जानकी जी गर्म पानी खुद से नहीं कर सकती थी। असल बात यह थी कि बहू काजल रात को रसोई का काम खत्म कर न जाने क्यों रसोई में ताला लगा देती थी। अब जब तक ताला खुलेगा नहीं, जानकी जी को गर्म पानी मिलेगा कैसे? माँ, आप भी ना एक दिन गर्म पानी के बगैर नहीं रह सकती हो। रोज तो काजल करके दे ही देती थी, है ना? आज संडे था, इसलिए सोचा था कि थोड़ा आराम से उठेंगे, लेकिन आपको ये सब बर्दाश्त कहाँ होता है। पर आप भी ना, कहते कहते नितिन अंदर कमरे में गया और काजल को जगाया। काजल भी तिल मिलाते हुए उठी और बोली, लेकिन नितिन, आज से तो माँ का खाना पीना बड़े भैया के घर है। दोनों बेटों ने मिलकर यह तय किया था, एक एक महीना बारी बारी हम लोग माँ जी को अपने साथ रखेंगे, और आज महीना खत्म हो गया है माँ जी का यहाँ। अब उन्हें बड़े बेटे के किचन में चाय पानी पीना चाहिए। अरे अब माँ को चाबी दे दो, वो हमारे लिए भी चाय बना देंगी। तुम थोड़ी देर और आराम कर लो, नितिन ने काजल को समझाते हुए कहा। तिल मिलाते हुए काजल ने चाबी नितिन के हाथ में पकड़ा दी। माँ, अब रसोई का दरवाजा आप ही खोल लीजिए। खुद के लिए गर्म पानी करो तो हमारे लिए भी चाय बना देना। जल्दी, नींद खुलने से मेरा सिर दर्द करने लगा। रोज तो ऑफिस जाने के लिए सुबह उठना होता है, छुट्टी के दिन भी चैन नहीं है। काजल को भी आराम करने दो। अपनी बहू को सोता देखकर कभी कोई सास खुश हुई है क्या, जो आप काजल को सोते देखकर खुश होंगी? रोज तो सुबह से ही मशीन बनी रहती है वो। कम से कम संडे को तो थोड़ा आराम कर लेने दो उसे। आप सास लोगों का बस चले तो बस बहू को मशीन बनाकर रख दें। नितिन बड़बड़ाता हुआ वापस पलंग पर जाकर लेट गया। आखिर जानकी जी ने जाकर रसोई का दरवाजा खोला, खुद के लिए भी पानी गर्म किया और बेटे बहू के लिए चाय बनाकर उन्हें देकर आई। वह गर्म पानी लेकर अपने कमरे में आई और अपने पति कमल जी की तस्वीर के सामने जाकर बैठ गई। देखा आपने, क्या कहा आपके बेटे ने? अब मैं इन सबको बोझ लगने लगी हूँ। पहले तो दोनों बेटे बहुओं ने मुझसे बिना पूछे मेरे खाने पीने और रहने का भी बंटवारा कर दिया। एक बार भी मुझसे बात नहीं की कि आखिर मैं क्या चाहती हूँ। अपनी सहूलियत के हिसाब से मेरा भी और घर का भी बंटवारा कर दिया। अरे, बूढ़ी हो गई हूँ तो क्या हुआ, हूँ तो इनकी माँ ना। भिखारियों जैसी हालत कर दी है इन लोगों ने मेरी। एक दिन एक्स्ट्रा भी ये लोग मुझे नहीं रख सकते। अब इतना कुछ होने से पहले भगवान ने मुझे अपने पास क्यों नहीं बुला लिया? अपने स्वर्गवासी पति की तस्वीर को निहारते निहारते जानकी जी के आंखों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। इतना लाचार तो
जानकी जी ने अपने पति के जाने के बाद भी नहीं महसूस किया था जितना वो आज महसूस कर रही थी। अपने बेटे और बहुओं के राज में वे अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही थी कि तभी 4 साल का उनका पोता शिव उनके कमरे में आकर बोला, दादी मेरा दूध। उसे देख जानकी जी मुस्कुराकर बोली, हाँ मेरे बच्चे, अभी लेकर आई। गर्म पानी वहीं रखकर पहले वह शिव के लिए दूध गर्म करने चली गई। अभी दूध गर्म कर ही रही थी कि इतने में नितिन की आवाज आई, माँ, ओ माँ, कहाँ हो तुम? क्या आप भी सुबह सुबह संभाल नहीं सकती इसे? आपको पता है ना कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है। कहते कहते नितिन भी रसोई में आ गया। साथ में शिव भी गोद में था। नितिन को रसोई में देखते ही जानकी जी बोली, बेटा, मैं तो शिव के लिए ही दूध गर्म करने आई थी। मुझे नहीं पता ये कब तुम्हारे कमरे में चला गया। तो ध्यान रखना चाहिए था ना आपको। आपको तो बस कोई ना कोई काम का बहाना चाहिए। मानता हूँ कि आप माँ हो, एक सास हो, पर बेटे बहू को भी तो इंसान समझो। हम ही हैं जो आपकी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। नहीं तो आजकल के बेटे तो माँ बाप को अपने साथ रखना ही नहीं चाहते। शिव को जानकी जी के पास छोड़कर नितिन वापस अपने कमरे में चला गया। जानकी जी देखती ही रह गई। उनकी आंखों में आंसू आ गए। मन ही मन वह सोचने लगी कि मैं कुछ न करने के बाद भी बदनाम हो रही हूँ। ऐसी कौन सी जिम्मेदारी उठा ली है इन लोगों ने मेरी, जो मुझे इतना सुना जाते हैं। ऐसा सोचकर उन्होंने अपने आंसू पोंछे और शिव और उसका दूध लेकर कमरे में आ गई। माँ, वैसे तो आपका खाना पीना आज से बड़े भाई के घर है। चलो सुबह का नाश्ता यहाँ खा लो, फिर दोपहर का वहीं खाना। नितिन ने बड़े ऐंठ वाले रौब से जानकी जी से कहा। जानकी जी बेटे की बात सुनकर हैरान रह गई। वह अपने कमरे में चुपचाप शांतिपूर्वक बैठ गई। उनकी आंखों से छर-छर आंसू बहे जा रहे थे। मन ही मन वह सोच रही थी कि क्या इसी दिन के लिए इन बेटों को जन्म दिया था। तुम लोगों की बातों से तो भूख प्यास वैसे ही मिट जाती है मेरी। करीब 1 घंटे बाद बहू काजल ने कामवाली के हाथों नाश्ता भिजवाया, लेकिन वह नाश्ता अब उन्हें किसी भीख से कम नहीं लग रहा था। वह सोचने लगी, इतनी जिल्लत भरे खाने से तो अच्छा भूखे मर जाना है। बैठे बैठे जानकी जी बरसों पुरानी बातें याद करने लगी। जब शादी के 7 साल बाद मंदिर माथा टेकने के बाद उन्हें 2 जुड़वा बेटे हुए थे, तो कितने खुश हुए थे घर में सब लोग। यार, दोस्त, रिश्तेदार, सभी लोगों ने कितनी बधाइयां दी थी। सासू माँ तो बधाइयां लिए जा रही थी। अरे, 2 बेटों की माँ बनी है, बुढ़ापे में बैठकर राज करेगी जानकी तू राज। पति छोटी सी दुकान चलाते थे। जानकी जी भी सिलाई बुनाई करके घर के खर्चे में मदद किया करती थी। कुछ साल बाद जब पति का देहांत हो गया, तब भी जानकी जी ने हिम्मत करके अपने दोनों बेटे नितिन और सौरभ को संभाला। सिलाई बुनाई करके कितनी परेशानी झेलकर भी इन लोगों को पढ़ाया लिखाया था उन्होंने। दोनों की शादी कराई, पर उसके बाद सब कुछ बदल गया। दोनों बहुओं की आपस में बनी नहीं। इस कारण बेटों में भी झगड़े होने लगे। आखिरकार दोनों बेटे अलग हो गए। जानकी जी के पति ने 2 मंजिला मकान बनवाया था। उसी में ऊपरी मंजिल पर सौरभ अपनी पत्नी के साथ रहने लगा और नीचे वाले फ्लोर पर नितिन अपनी पत्नी और जानकी जी के साथ रहने लगा। जानकी जी को रखने को लेकर भी दोनों भाइयों में बहस हुई थी। नितिन और सौरभ ने 1-1 महीने उनको रखने का निर्णय लिया। जानकी जी को उस समय की, बेटे के जन्म के समय की बधाइयां आज कानों में चुभ रही थी। जानकी जी के घुटनों में तकलीफ थी,
लेकिन आज से उनको नाश्ता खाना खाने को ऊपरी मंजिल पर जाना था। सुबह का नाश्ता तो नितिन ने अपनी बातों से उनको करवा दिया था, तो दिन में बहुत मुश्किल करके सीढ़ियां चढ़ के ऊपरी मंजिल में पहुंची। जैसे ही ऊपरी मंजिल की किचन में पहुंची तो सौरभ की आवाज कानों में पड़ी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं माँ से कहकर खाना बनवा लेता हूँ ताकि तुम आराम कर सको। रहने दो, उनसे कुछ मत कहना, मैं खाना खुद ही बना लूंगी। मेरे लिए परेशानियां कम थोड़ी हैं जो अब तुम्हारी माँ भी 1 महीने के लिए यहाँ खाना खाने को आ जाएंगी। अरे पर जब तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं नहीं, मैं खुद ही खाना बना लूंगी। उनका क्या भरोसा कौन सा सामान उठाकर अपने दूसरे बेटे बहू को देकर आ जाएं। अक्सर रसोई से सामान कम हो जाता है। मुझे तो पूरा यकीन है माँ जी ही सामान की हेरा फेरी करती हैं और अपने उन बेटे बहू को देकर आ जाती हैं। ऐसा बोलकर छोटी बहू नेहा रसोई में खाना तैयार करने लगी। नेहा को रसोई में खाना तैयार करते हुए देखकर सौरभ गुस्से में आकर जानकी जी से बोला, देख लो माँ, ये सब आपके कारण है। उसकी तबीयत खराब है पर फिर भी वह खाना तैयार कर रही है। जब आपको पता है कि आपका खाना पीना आज से यहाँ है तो जल्दी आ जाना चाहिए आपको यहाँ, और घर के कामों में नेहा की थोड़ी मदद करवा देनी चाहिए। लेकिन नहीं, आपको तो सब बैठे बैठे चाहिए। आपकी इन्हीं हरकतों के कारण हम परेशान हो चुके हैं। पता नहीं भगवान भी हमें चैन से कब रहने देगा। आखिरकार जानकी जी ने काफी सोचा और सोच समझकर वो एक निर्णय पर पहुंची। शाम को सौरभ अपनी पत्नी के साथ बाहर कहीं घूमने जा रहा था। नितिन और काजल भी बाहर खड़े हुए थे कि तभी एक प्रॉपर्टी ब्रोकर उनके घर पर आया। उसे देखकर चारों बेटे बहू हैरान रह गए। उसने आते ही पूछा, क्या मैं जानकी जी से मिल सकता हूँ? आपको जानकी जी से क्या काम है, हमें बताइए, हम उनके बेटे हैं, नितिन ने कहा। जी मुझे जानकी जी ने फोन करके बुलाया है। सब एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। इतने में जानकी जी अंदर से आई। क्या आप ही जानकी जी हैं? जी मैं ही जानकी जी हूँ। आप? जी आपने सुबह फोन किया था मकान को बेचने की बात करने के लिए। अरे हाँ, मैंने ही आपको फोन किया था। इससे पहले जानकी जी आगे कुछ कहती, नितिन बोला, कौन सा मकान बेच रही हो आप? हमसे पूछे बगैर आप ये निर्णय कैसे ले सकती हो? माँ, तुम मकान बेच दोगी तो हम कहाँ जाएंगे? नितिन ने कहा। क्या तुम लोगों ने कभी मेरे बारे में सोचा था कि मैं कहाँ रहूंगी, कैसे रहूंगी? सुनाने में तो तुम लोग तो मुझे कोई कसर नहीं छोड़ते हो। मकान तो मेरे पति का बनाया हुआ है, मेरे नाम पर है, फिर किस हक से मकान में हिस्सा मांग रहे हो? पर माँ जी, समस्या क्या है? आप मकान को बेच दोगी तो फिर आप उन पैसों का करोगी क्या? काजल ने कहा। सोच रही हूँ कि वापस गांव चली जाऊं, जहां से जिंदगी की शुरुआत हुई थी, वहीं जाकर अपनी जिंदगी के अंतिम दिन देखूं। इसीलिए मैं मकान बेचकर गांव में ही जमीन खरीद रही हूँ और वहीं रहूंगी। फिर हम लोगों का क्या होगा? छोटी बहू ने कहा। मुझे नहीं पता, तुम लोगों के तो हाथ पैर चलते हैं और उससे भी तेज जबान चलती है। अपने आप कमाओ और अपनी प्रॉपर्टी बनाओ। 1 महीने का समय है तुम लोगों के पास, बाकी मुझे नहीं पता। माँ, तुम इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती हो? सौरभ और नितिन एक साथ बोले। माँ को महानता का चोला मत पहनाओ। तुम जैसे स्वार्थी हो बेटे हो सकते हो, वैसे ही माँ भी स्वार्थी हो सकती है, और अगर बेटे तुम जैसे हो तो माँ को ऐसी ही होना चाहिए। मैं यह मकान बेच रही हूँ और यह मेरा अंतिम निर्णय है। तुम लोग अपना बंदोबस्त कहीं और देख लो, कहकर जानकी जी उस ब्रोकर को मकान दिखाने चल दी।
1 महीने बाद वो मकान बिक गया और जानकी जी गांव में एक मकान लेकर वहीं रहने लगी। खाली समय में वह वहाँ बच्चों को पढ़ाती थी और गांव के शांत वातावरण में अपनी जिंदगी जीती थी। धन्यवाद दोस्तों। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।